हुआ क्या कि एक स्कूल है और वो 10+2 तक का प्राइवेट स्कूल है। और उस प्राइवेट स्कूल में जो हेड क्लर्क था उसको ये ड्यूटी दी गई थी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उसको सैलरी दे दी जाए। हर मंथ में सैलरी देनी है नॉन टीचिंग स्टाफ को। टीचिंग स्टाफ की सैलरी और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी अलग अलग लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब उसमें अलग इशू था क्योंकि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में भाई टीचिंग स्टाफ का क्या रोल है, नॉन टीचिंग स्टाफ का क्या रोल है, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करके अपना सैलरी डिसाइड कर रहे थे, दे रहे थे, वॉट एवर इट। सो नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देने की बात हुई। नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देने के लिए जो सो कॉल्ड क्लर्क था, हेड क्लर्क, वो बैंक जाता है, बैंक ऑफ इंडिया, और वहाँ से करीब 70 to 80,000 रुपीज, ऐसा बताया गया कि 70 से 80 हजार रुपये वो लेके आ रहा था। नाउ ये 70 से 80 हजार रुपये लेके के आया, ऐसा बताया गया है एफआईआर में कि वो 70 to 80,000 रुपीज लेकर के आया था बैंक से। मतलब वो तो फिक्स अमाउंट ही होगा ऑफ कोर्स, नो डाउट, लेकिन अब पता हम लोगों को आइडिया नहीं, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए सो कॉल्ड कहते हैं चलिए 70,000 लेते, छोटा अमाउंट ही लेते, तो 70,000 रुपीज वो लेके आया। उसके बाद उसके ऊपर ये एलिगेशन आया कि जो 70,000 रुपीज वो लेके आया उसमें से करीब 20,000 रुपीज मिसिंग थे। उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि जो 20,000 रुपए मिसिंग थे, उस 20,000 रुपीज को उस हेड क्लर्क ने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। यानी ये एलिगेशन है, ये आरोप है हेड क्लर्क के ऊपर। हेड क्लर्क को जब पूछा गया सामने से कि भाई तुम्हें सैलरी देनी थी, इतना अमाउंट लाना था, तुमको चेक साइन करके दिया गया था, तुमको 70,000 लाना था, एंड वेयर इज अबाउट द 20,000 रुपीज, वो 20,000 रुपए कहाँ है। हेड क्लर्क ने अपने डिफेंस में एक बात कही कि मैंने बैंक से 70,000 रुपीज ही निकाला था, और चूंकि मेरे को छुट्टी मिली हुई थी, मेरे को बस ये काम था कि पैसे ला करके डिस्ट्रीब्यूट करके देना, लेकिन सारे लोग चूंकि आए नहीं थे ड्यू टू कोरोना, तो इसीलिए मैंने, जो मेरा असिस्टेंट था, जो उसके साथ कलीग जो काम करता था, उसको सारे पैसे देके मैं छुट्टी पे चला गया, लीव पे चला गया। ये उसका डिफेंस था, दिस वाज हिज डिफेंस। नाउ उसने ये डिफेंस पे अपनी बात कही कि मैंने वो पैसे किसको दे दिए, अपने असिस्टेंट को दे दिए, अपने जूनियर को दे दिए। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, आप हैं जज, अपने आप को जज समझिए, और आपके कोर्ट में केस आया है, एलिगेशन एफआईआर में जो लगा है उसके हिसाब से कहा गया कि भाई उसने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। तो अगर हम लोग मिस अप्रोप्रिएट बोलते हैं तो इसके लिए उस पर बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने भरोसा किया था, ट्रस्ट किया था, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रस्ट करके उसको पैसे लाने का काम सौंपा था। लेकिन अब चूंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रस्ट हिल गया था उसके ऊपर से, इसका मतलब ये जो क्रिमिनल लॉ में अगर हम लोग इंडियन पिनल कोड में इसको देखें समझें, तो ये एक ऑफेंस बनता है, बेसिकली ये सीबीटी का ऑफेंस बनता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नाउ यहां पर ये मैटर आ गया कि भाई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, ऐसा कहा गया कि उसके हिसाब से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया। 409 में इसके लिए है बाकायदा सारा प्रोविजन, आईपीसी 409। अब मुद्दा क्या है, वेदर द हेड क्लर्क ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या ये जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एलिगेशन लगाया हेड क्लर्क के ऊपर कि इसने सीबीटी किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्या ये सही है, क्या वो लाइबल है? तो अब ये मुद्दा आपके पास है। अगर हम लोग कहें तो एक क्रिमिनल केस हुआ, एक एफआईआर हुआ, उसमें ये क्रिमिनल केस सामने आया, और इस क्रिमिनल केस में आपके सामने जो मुद्दा डिस्प्यूटेड मुद्दा है, डिस्प्यूटेड फैक्ट है,
डिस्प्यूटेड फैक्ट का मतलब क्या हुआ? डिस्प्यूटेड फैक्ट का मतलब है एक आदमी कह रहा है कि जी ऐसा हुआ और दूसरा कहता है ऐसा नहीं हुआ। यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि तुमने 20,000 रुपीज को मिस अप्रोप्रिएट किया और हेड क्लर्क कहता है जी मैंने मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया। यानी एक आदमी कहता है कि नहीं किया, दूसरे ने कहा नहीं किया। यानी किसी फैक्ट पर कोई एक सपोर्ट करता है और कोई इसके खिलाफ जाता है। यानी कोई असर्ट करता है, कोई डिनाई करता है, कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है। यानी किसी मुद्दे के ऊपर, किसी तथ्य के ऊपर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, दोनों एक सुर में बात नहीं कर रहे हैं। तो जब किसी भी मैटर में, किसी भी फैक्ट के ऊपर, किसी भी तथ्य के ऊपर यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं हुई, एक रूप से बात नहीं होगी, उसी को हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू। इशू का मतलब तो सबको पता है, क्या इशू चल रहा है। अगर दो लोग आपस में कभी झगड़ा कर रहे होते हैं रोड पर, या आपके दो दोस्त आपस में झगड़ा करने लग जाएं, या हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़े में लोग जाके थर्ड पार्टी जाती है, बोलते भाई क्या मैटर है, क्या इशू है। मतलब आप उससे जानना चाह रहे हैं कि मुद्दा क्या है, झगड़े का विषय वस्तु क्या है। तो यहां भी वही कहानी है, झगड़े का विषय वस्तु क्या है, झगड़े का मैटर क्या है। एक कह रहा है कि तुमने पैसे लिए 20,000, दूसरा कह रहा है जी मैंने नहीं लिए। यही बेसिकली होता है फैक्ट इन इशू। अगर इसी को समझना है तो आपको सबसे सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको लेके शेयर करता हूं। अगर फैक्ट इन इशू को हम लोग कहां आएगा, फैक्ट इन इशू वहां आता है जब किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट होता है, किसी बात को लेकर के एक मत नहीं होते हैं, तब ये फैक्ट इन इशू आता है। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग समझने पे आए फैक्ट इन इशू के पॉइंट को, तो फैक्ट इन इशू क्या यहां पर दिया है, बहुत सिंपल तरीके से समझ लेंगे तो भी बहुत इजी है फैक्ट इन इशू। इसको 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं आप समझने के लिए, एग्जाम में नहीं, आपको सिर्फ समझने के लिए। फैक्ट इन इशू इस तरीके से, या एक और तरीका है इस तरीके से। यानी प्रोनाउंसिएशन तो बराबर वही करेंगे आप, फैक्ट इन इशू। लेकिन देखिए फैक्ट को चूंकि डिफाइन किया हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट ने फैक्ट वर्ड को डिफाइन किया है, तथ्य को डिफाइन किया है। लास्ट सेशन में मैंने बोला था आप लोगों से, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, फिजिकल होता है, मेंटल होता है, साइकोलॉजी, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके। तो फैक्ट इन इशू, तो इशू में फैक्ट क्या है। अब इसी बात को यहां पर स्टीफन साहब ने बहुत खूबसूरती से लिख दिया है, ध्यान से आप देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर एक बात लिखी गई कि एनी फैक्ट, और यहां पर बात है ये मीन्स एंड इंक्लूड्स वाली बात, लास्ट सेशन में भी डिस्कस हुआ था, तो मैं आपको यहां पर थोड़ा शेयर कर दे रहा हूं। एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स। देखिए जहां भी कॉमा है इसका मतलब उसको वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो एनी फैक्ट फ्रॉम विच, एनी फैक्ट फ्रॉम विच यानी कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा तथ्य जिससे, एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ यानी फैक्ट से ही खुद ब खुद, ईदर बाय इटसेल्फ खुद ब खुद फैक्ट से ही पता चलता हो, या उस फैक्ट से रिलेटेड कोई दूसरा फैक्ट हो, कनेक्शन में कनेक्टेड हो, उससे कुछ पता चलता हो। ध्यान से समझिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, फैक्ट तो है, यहां पर क्लियर कहता है ईदर, ईदर यहां ईदर लगा, ईदर बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इटसेल्फ फैक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ। सो ईदर बाय इटसेल्फ, तो ईदर बाय फैक्ट, जो फैक्ट है उसी की बात करता है, और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स या किसी दूसरे जो कनेक्टेड दूसरे फैक्ट हैं उसके साथ। किस बात का, द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, या तो एग्जिस्ट करेगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, देखिए राइट, नेचर ऑफ कोर्स सबको पता है, एंड एक्सटेंट और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, असर्टेड और डिनाइड। अब यहां से देखिए कैसे इसको अलग करके देते हैं, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी,
asserted or deny in any suit or in any proceeding necessarily follows। तो बात बड़ी सीधी यहां से निकल के आई कि हम फैक्ट इन इशू को कैसे समझ सकते हैं। तो फैक्ट इन इशू का मतलब है जिस पर्टिकुलर तथ्य की बात हम कर रहे हैं। मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया हेड क्लर्क वाला, जिस तथ्य की हम बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड दूसरे तथ्य की बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से पिछली बार भी शायद मैंने ये एग्जांपल दिया था। एक कोई पर्सन है और वो अपनी संपत्ति का कोई भी वसीयत नहीं बनाता है और वो इंटेस्ट मर जाता है। इसके मरने के बाद, इसके डेथ होने के बाद इसकी संपत्ति पर एक पर्सन बताया जाता है, कोई बी नाम का, चलिए पर्सन ले लेते हैं। ये बी नाम का पर्सन इसकी प्रॉपर्टी पर एंटर कर जाता है, यानी बी जो है ए की संपत्ति पर इंटर कर जाता है। जैसे ही बी जो है ए की प्रॉपर्टी पर इंटर कर जाता है, इस नाम के पर्सन ने जाके ए के ऊपर मुकदमा, सॉरी बी के ऊपर मुकदमा कर दिया। एस ने किसके ऊपर मुकदमा किया? बी के ऊपर मुकदमा किया। ए तो मर ही चुका है। सो नाउ व्हाट इज द सीन हियर? पहले मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि क्या सीन है। अब जब बी ए की प्रॉपर्टी में एंटर कर गया था, पोजीशन ले लेता है, तो एस बी के ऊपर जाकर के मुकदमा करता है, केस करता है। नाउ व्हाट इज द सीन हियर? जो सो कॉल्ड बी यहां पर बताया जा रहा है, जब ये मुकदमा होता है, एस ने बी के ऊपर मुकदमा किया कोर्ट में, तो एस ने बी के बारे में, एस ने जाके कोर्ट में कहा कि जो मरा हुआ पर्सन जो मेल है, मैं इसकी सिस्टर हूं। एस इज द सिस्टर, मैं इसकी सिस्टर हूं। और बी कौन है? तो बी बोलता है जी कि बी, मैं इसका बेटा हूं, बॉय हूं, लड़का हूं, मैं इसका लड़का हूं, सन है। बॉय का मतलब यहां सन से ले लीजिए, यहां पे एस हो जाएगा, इसलिए मैंने बी कर दिया। तो मैं इसका लड़का हूं, बी इज द सन। अब देखिए फिर वही बात आ गई, यानी एक आदमी मर गया, उसकी प्रॉपर्टी पर दो दावेदार। एक का कहना है कि जी मैं उसकी सिस्टर हूं और मैं ही इकलौती वारिस हूं, दूर दूर तक कोई नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा। और जो लड़का है, वो एक लड़का आता है, वो कहता है जी मैं उनका लड़का हूं, मैं उनका बेटा हूं, और दूर दूर तक कोई दूसरा तीसरा रिश्तेदार है ही नहीं। अब देखिए यहां भी मैटर क्या हो गया? डिस्प्यूटेड हो गया, यानी दोनों में इसी बात का डिस्प्यूट है। देखिए एक बात का दोनों में डिस्प्यूट है, फैक्ट इन इशू। बड़ी बात कि क्या ए का सचमुच में कोई रिश्तेदार है भी कि नहीं है, सबसे बड़ी बात। क्यों? क्योंकि एक कहता है कि जी मैं सिस्टर हूं, एक कहता है जी मैं बेटा हूं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये निकलता है कि क्या ए का कोई रिश्तेदार था भी कि नहीं था, और अगर था तो कौन कौन था? ये एक सबसे बड़ा इशू। उससे भी बड़ी बात आई कि क्या जो ये दावा कर रहा है बी कि मैं उसका लड़का हूं, क्या सचमुच में वेदर बी इज द सन ऑफ ए, वेदर एस इज द सिस्टर ऑफ ए। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, क्या एस जो है उसकी सिस्टर है, क्या एस जो है सिर्फ अकेली संतान है, या सॉरी अकेली एयर है जो कि उसकी प्रॉपर्टी की दावेदार है। तो ये सारी बातें जो क्या हो गई आपस में, ये भी फैक्ट इन इशू है। यानी कहां पर है ये भी मैटर, क्या है? डिस्प्यूट में जा रहा है। अगेन इट इज ए डिस्प्यूटेड फैक्ट। तो सीधी सी बात आ गई सामने से, अगर किसी भी बात में नॉर्मली, मैं क्या बोल रहा हूं, नॉर्मली जनरली अगर कोई डिस्प्यूट अराइज है या अराइज होता है किसी तथ्य को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी असर्शन को लेकर या डिनायल को लेकर के, तो वो फैक्ट इन इशू में आता है। तो यहां देखिए क्या है, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट। एस लगा रही है केस, वो कह रही है कि जी मैं तो सिस्टर हूं, उसका राइट मारा जा रहा है। बी लगा रहा है केस, वो कह रहा है जी मैं तो सन हूं, क्यों मेरा राइट मारा जा रहा है। दोनों दावेदारी कर रहे हैं जी मैं ही अकेला हूं, मैं ही अकेला हूं, मैं ही अकेला हूं, मैं। तो कौन है? तो यहां पर क्या बात हुई? फैक्ट इन इशू रिलेटेड किससे है? नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, असर्शन और डिनायल।
इसी को असर्टेड और डिनायल कहा गया, तो उससे रिलेटेड है। नाउ अब ये बात लास्ट टाइम भी क्लियर हुई थी। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड। तो ये तो आपको डायरेक्ट मैंने एग्जांपल दे दिया, मतलब बड़ा सीधा अगर मैं यहां से आपको एक और चीज शेयर करूं, किसी भी केस के लिए फैक्ट इन इशू क्या होगा, ये उस केस के फैक्ट पर ही डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर केस में फैक्ट इन इशू क्या होगा, ये डिटरमिन होता है उस केस से, ये डिटरमिन होता है उस केस के क्वेश्चन से, ये डिटरमिन होता है उस केस के सब्सटेंटिव लॉ से। अब जैसे यही जो एग्जांपल है, मान लीजिए कि अभी जिसमें बताया, एक बोल रही है सिस्टर है, एक बोल रहा है बेटा है। सिस्टर जो थी वो उसने जाके केस कर दिया, आपके कोर्ट में मैटर आया, आपकी कोर्ट में मैटर आया, आपने पूरा मैटर देखने के बाद, समझने के बाद ये कहा कि एस जो है, जो सो कॉल्ड कह रही है कि मैं सिस्टर हूं, शी इज नॉट द सिस्टर ऑफ ए। अगर आपने कह दिया कि सिस्टर तुम नहीं हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिस्टर नहीं हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि आप उसके केस को डिसमिस कर देंगे, आप उसके केस को डिसमिस कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा, यहां से ध्यान से समझना, बहुत ही मजेदार बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप डायरेक्टली उसको, यानी किसको, बेटे को सारा राइट्स दे रहे हैं। मैटर इस बात का आया था कि क्या उसने जो दावा किया था, प्रेयर पोर्शन से पकड़ेंगे, उसने दावा किया था कि मैं उसकी सिस्टर हूं, इसीलिए मुझे सारी संपत्ति का क्या है, मेरी सारी संपत्ति और मैं उसके मालिकिन हूं, जो भी है। जब कोर्ट ने कह दिया तुम सिस्टर हो ही नहीं, तो उस प्रॉपर्टी की वो मालकिन रही नहीं, वो सिस्टर है नहीं, तो प्रॉपर्टी की मालकिन कैसे हो सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल? अब एक और ऐसे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जरा समझते हैं, इसको दूसरे एंगल से समझिए, सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव राइट्स से सोचें। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि जब हम ऐसे मैटर्स को देखते हैं तो इसमें से एक चीज और समझनी चाहिए, सब्सटेंटिव लॉ क्या कहता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये साबित हो जाए कोर्ट में कि हाँ एस इज द सिस्टर, तो क्या सारी प्रॉपर्टी एस को जाएगी? अगेन आंसर इज नो, नो, एस को सारी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो शेड्यूल में जो दिया गया है क्लासिफिकेशन करके, एयर 1 एयर 2, उसके अकॉर्डिंग अगर बेटा जीवित है, उसकी बीवी जीवित है मरे हुए पर्सन की, बेटी जीवित है, तो पहला अधिकार, पहला राइट, पहले प्रॉपर्टी किसको जाएगी? बेटे को जाएगी, बेटी को जाएगी, उसकी बीवी को जाएगी। उसके बाद किसी का नंबर लगेगा। ये सब तीनों चारों में से कोई नहीं होता तो शायद उसके ब्रदर सिस्टर को जाती होती, तो इस कंडीशन में भी नहीं जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, हर एक पर्टिकुलर केस का फैक्ट इन इशू अलग अलग हो सकता है। सो इस बात को नोट आप कर सकते हैं इस तरीके से, व्हाट फैक्ट्स आर इन इशू in a particular case, is a question to be determined by the substantive law, इस चीज को जानिए। और अगर हम लोग यहां पर एक और चीज मैं शेयर कर दूं, यहां देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में किसका जिक्र किया गया है? सिविल प्रोसीजर। तो जब एक्सप्लेनेशन पार्ट में सिविल प्रोसीजर का जिक्र किया गया है, तो सीपीसी के अंदर ऑर्डर 14 है।
सीपीसी का ऑर्डर 14 रूल 1 है। सीपीसी की ऑर्डर 14, ऑर्डर 14 रूल 1 बहुत क्लियर कट प्रोविजन देता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 14 रूल 1 सीपीसी, कोई भी इशू यानी इश्यूज arises when a material proposition of fact, issues arises when a material proposition of a fact or law is affirmed by one party and denied by the other party। बहुत सीधा सा फंडा है, बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है।